हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा दैट इज ये फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस कंपाउंड, जिसमें हम लोग पहला ले रहे हैं हिमैटिनिक्स। तो आज का टॉपिक रहने वाला हिमैटिनिक्स के ऊपर। देखते हैं कितना वीडियो मतलब कितने पार्ट्स में कवर होता है। बाकी हिमैटिनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे इसमें अनीमिया के टाइप्स, फिर फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट। इन दोनों इंपॉर्टेंट है, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट। ठीक है, और रेफरेंस देखेंगे कहां से हम लोग ने रेफरेंस लिया, कौन से बुक से। ठीक है, तो हिमैटिनिक्स, अनीमिया, फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिटेल में चलते हैं। डिटेल नोट्स मिलेंगे, डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, सो हिमैटिनिक्स देखते हैं कितने पार्ट्स में कवर होगा। बाकी तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल वीडियो हिमैटिनिक्स के ऊपर। तो हिमैटिनिक्स आपके सामने डेफिनेशंस और बाकी चीजें क्या होता है तो पता है आपको हिमैटिनिक्स होता क्या है। चलिए बताते हैं, और पूरा चैप्टर इसी के ऊपर, हिमैटिनिक्स क्या करता है क्या नहीं करता है। तो हिमैटिनिक्स क्या करता है एक्चुअल में, ये एक ऐसा सब्सटेंसेस है, ऐसा ड्रग है जो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, जो ब्लड के फॉर्मेशन में या फिर बोल लो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये होता क्या है, एक डिजीज होती है अनीमिया। ये अनीमिया में होता क्या है कि आरबीसी काउंट बोल लो या हीमोग्लोबिन काउंट बोलो या ब्लड काउंट बोल दो, ये क्या होता है, कम हो जाता है। अब ये कम होने के कारण क्या होता है, ऑफ कोर्स ब्लड क्या काम करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये सब नहीं हो पाता प्रॉपर। सो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये सबको ट्रीट करने के लिए हिमैटिनिक्स आया, जहां पर हिमैटिनिक्स क्या करता है, वो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्रोवाइड करता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड बोल लो, हीमोग्लोबिन बोल लो, या ठीक है, सो वही हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन बोलो या ब्लड का फॉर्मेशन बोलो, हिमैटिनिक्स उसके काम में आता है। तो दीज आर द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अनीमियाज। तो यहां तक क्लियर है, अभी तक कोई डाउट नहीं है। लाइन टू लाइन चलते रहो, एकदम समझिएगा। नोट साथ साथ में बनाते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने ये पढ़ लिया। अब आते हैं नेक्स्ट। अनीमिया अकर्स व्हेन द बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज डिस्टर्ब। ठीक है, तो अनीमिया का डेफिनेशन भी आ गया। अनीमिया कब होता है, दैट इज जब आरबीसी का प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रक्शन, आपको पता है 120 डेज के बाद आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। तो प्रोडक्शन ले लो और डिस्ट्रक्शन ले लो, ये दोनों के बीच, आरबीसी का प्रोडक्शन ले लो, ये डिस्ट्रक्शन ले लो, इन दोनों के बीच में अगर बैलेंस बिगड़ा तो क्या होता है, अनीमिया होता है। तो अनीमिया कब होता है, जब बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी इज डिस्टर्ब। अब वो डिस्टर्ब कैसे हो सकता है, तीन चीजों से हो सकता है। तो पहला लेते हैं ब्लड लॉस। ब्लड लॉस ले लो, एक्यूट और क्रोनिक। ब्लड लॉस कैसे होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट एंड क्रोनिक ब्लड लॉस कैसे होता है, मीन्स छोटा में भी हो सकता है और क्रोनिक मीन्स बड़ा भी ब्लड लॉस हो सकता है। तो अनीमिया तब होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फर्स्ट स्लाइड में कोई डाउट, सिंपल चीजें। हिमैटिनिक्स क्या होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। अनीमिया क्या होता है, जब आरबीसी का प्रोडक्शन डिस्टर्बेंस क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको बोलते हैं अनीमिया। और अनीमिया कॉज होते हैं 3 रीजन से। पहला है ब्लड लॉस। ठीक है, ब्लड लॉस पहला रीजन है, और फिर दूसरा रीजन अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, टोटल 3 रीजन है। तो आप ये क्या करना, वीडियो को पॉज कर लेना, या फिर एक काम करता हूँ मैं, इसके नोट्स मतलब इस चीज के नोट्स जो भी हिमैटिनिक्स के नोट्स है मैं आपको ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके देख सकते हो। वहां पर पीडीएफ और रेफरेंस बुक भी मैंने डाल रखा है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, सो अनीमिया पता चला क्या होता है, टाइम टू टाइम मतलब देखते रहो। अनीमिया पता चला, ठीक है। हिमैटिनिक्स पता चला क्या होता है, ठीक है। ये फिर स्लाइड से क्या देखना था, अनीमिया का डेफिनेशन, अनीमिया किस किस से रीजन से कॉज हो सकते वो, और हिमैटिनिक्स का डेफिनेशन, बस इतना। नेक्स्ट बढ़ते आगे। इम्पेयर्ड सेल फॉर्मेशन ड्यू टू, मतलब ये सेकंड कॉज है कि जहां पर इम्पेयर्ड सेल फॉर्मेशन होता है। रेड सेल जो आरबीसी सेल्स है वो इम्पेयर्ड बनते हैं, अच्छे से नहीं बन पाते। क्यों नहीं अच्छे से बन पाते हैं, इसके 2 रीजन से। क्या, एक तो डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैक्टर्स। एसेंशियल फैक्टर कैसे, जैसे आयरन, आपको पता है आरबीसी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन चाहिए। आयरन हो गया, विटामिन 12 हो गया, विटामिन 9 जिसको फोलिक एसिड बोलते हैं, विटामिन 9 को लिख लो, नोट कर लो। विटामिन B9 को फोलिक एसिड भी बोलते हैं। तो विटामिन B12, विटामिन B9 जिसको फोलिक एसिड, और आयरन, ये सब एसेंशियल होते हैं इराइथ्रोसाइटोसिस में।
इराइथ्रोपोइसिस में, इराइथ्रोपोइसिस क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होना। तो इसके लिए ये सब इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये सब की कमी हो जाए तो अच्छे से सेल्स नहीं बन पाते, इसी को बोलते हैं इम्पेयर्ड सेल फॉर्मेशन। तो पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन क्या, बोन मैरो डिप्रेशन। बोन मैरो में डिप्रेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोप्लास्टिक अनीमिया। और इराइथ्रोपोइटिन, इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो कि क्या काम करता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी बढ़ाता है, ठीक है, आरबीसी करवाता है। तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो प्रॉब्लम होती है, बोन मैरो में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो प्रॉब्लम होती है, और इन सब फैक्टर्स के कारण भी प्रॉब्लम होती है। तो इम्पेयर्ड सेल फॉर्मेशन होता है, वो एक कॉज है। ये सेकंड रीजन है इम्पेयर्ड सेल फॉर्मेशन। अब तीसरा रीजन क्या है अनीमिया का, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अगर डिस्ट्रक्शन या ये स्प्लीन में जो होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, अगर वो बढ़ जाए तब भी, जिसको बोलते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया, अगर वो कॉज हो जाए तो हम बोलते हैं दैट इज अनीमिया कॉज हो गया है। तो क्या क्या 3 रीजन थे, अगेन रिवाइज कर लेते हैं, चीजों को याद करते रहो। पहला है रीजन ब्लड लॉस होना। दूसरा रीजन है कि आरबीसी अच्छे से नहीं बने। वो क्यों नहीं बने, क्योंकि एसेंशियल फैक्टर्स नहीं प्रेजेंट है और बोन मैरो में कुछ प्रॉब्लम है, या इराइथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी है, या आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 हो गया, फॉलिक एसिड, ये सब की डेफिशिएंसी है, ठीक है। और तीसरा रीजन है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, जिसको हीमोलाइटिक अनीमिया बोलते हैं। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है, देखो यहां पर ये देख सकते हो, ये 2 अल्फा चेन्स 2 बीटा चेन्स होते हैं और हीम पार्ट होता है, और उसके अंदर जो रेड टाइप दिख रहा है आपको छोटा सा, वो आयरन पार्ट होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बस रफली देख लो कैसा होता है। 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होते हैं, हीम ग्रुप होता है, उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, दैट इज Fe2+, ठीक है। क्लियर है, अभी तक कोई डाउट नहीं है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं मेन बेसिक से, थोड़ा हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। दैट आयरन डिटेल नोट से, डिटेल लेक्चर से आपको आराम से एकदम कॉलेज की फील जैसा आएगा, एकदम धीरे धीरे चलेंगे लेकर, कोई घाई नहीं है, आराम से एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। सो आयरन, आयरन क्या है, आयरन हैज, एक काम करता हूं मैं, पूरा जब कंप्लीट कर दूं तब आपको नोट्स प्रोवाइड कर देता हूं। और अगर आपको अब भी लिखना है तो आप क्या करो, वीडियो को समझ लो, एक स्लाइड उसको पॉज करके लिख लो, ठीक, ऐसे कर सकते हो। और मैं कब पीडीएफ दूंगा, जब पूरा ये मतलब ये हेमेटिनिक्स खत्म हो जाएगा तो एक बार मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये चलेगा, आपको कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो आयरन क्या है, आयरन हैज लॉन्ग कंसिडर इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी, बिल्कुल ये बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जा रहा है बहुत पहले से, आयरन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। तो एक क्या हुआ, एंशिएंट इंडियन मेडिसिन में यूज करते थे लोह भस्म। लोह भस्म में क्या होता था, इसको बोलते क्या है, कैल्साइन आयरन। कैल्साइन आयरन को हम लोग लोह भस्म बोलते हैं, एंशिएंट इंडियन मेडिसिन में यूज किया जाता था। ये देखिए आपका डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको सामने फोटोज दिख रहे, डायग्राम्स दिख रहे। विनायक सर को क्रेडिट जाता है क्योंकि सारे नोट्स उनके ही है, विनायक सर के बहुत अच्छे नोट्स है, डिटेल नोट्स है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इन 1713 आयरन वॉज शोन इन टू बी प्रेजेंट इन ब्लड। मीन्स क्या हुआ, जब 1713 में क्या हुआ, आयरन का पता चला कि आयरन ब्लड में प्रेजेंट होता है, ये चीज पता चली, ठीक है। फिर अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो ब्लड थे, ब्लड डेवलप हिज फेमस ब्लड स्पील। ब्लड स्पील क्या करता था, ब्लड स्पील क्या करता है, 2 चीज कंसिस्ट करके रखता है। ब्लड स्पील्स किसके लिए बनाए गए थे, अनीमिया को ट्रीट करने के लिए। इसके अंदर 2 चीज प्रेजेंट होती थी, फेरस सल्फेट और पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। फेरस सल्फेट और पोटेशियम कार्बोनेट, ये 2 चीज प्रेजेंट होती थी ब्लड स्पील में, जो किसके लिए काम आती थी, अनीमिया को ट्रीट करने में। तो अर्ली 19th सेंचुरी में ये दैट इज ब्लड स्पील ने डेवलप करा, ब्लड्स ने डेवलप किया ब्लड स्पील, ठीक है। ऑल द इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म के बारे में कब पता चला, पास्ट 16 ईयर्स, मीन्स ये 60 साल पहले पता चल गया था आयरन का मेटाबॉलिज्म, ये सब पूरा, ठीक है, बॉडी के अंदर सब। यहाँ तक क्लियर है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री था। अब बात करते हैं मेन कंपाउंड्स के बारे में। हिमेटेनिक्स पता चला, अभी तक क्या देखा, हिमेटेनिक्स क्या आता है, ब्लड के फॉर्मेशन में काम आता है। दूसरी चीज अनीमिया हम लोग ने पढ़ा कि डिस्टर्बेंस, प्रोडक्शन ऑफ और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी डिस्टर्ब हो जाती तब अनीमिया होता है। 3 रीजन से, ब्लड लॉस से, फिर फॉलिक एसिड विटामिन हो गया, फिर आयरन हो गया, फिर इराइथ्रोपोइटिन हो गया, फिर बोन मैरो डिप्रेशन, ये सब रीजंस होते हैं जहां पर इम्पेयर्ड आरबीसी फॉर्मेशन होता है, वो रीजन हो गया सेकंड। और तीसरा रीजन है दैट इज क्या, हीमोलाइटिक अनीमिया, जहां पर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बढ़ जाता है। तो ये सब 3 कारण है मेन जो अनीमिया कॉज करता है, ठीक है।
क्लियर है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। और आयरन के बारे में थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा, दैट वो पास्ट 60 ईयर्स में उसका आयरन मेटाबॉलिज्म पता चला। 1713 में आयरन ब्लड में प्रेजेंट होता है वो पता चला, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं, हम लोग को थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानना है, ठीक है। और बस, और ब्लड स्पील के बारे में फेरस सल्फेट पोटेशियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, बस इतना याद रखना है, बस और कुछ नहीं। आयरन लोहा भस्म के बारे में, एंशिएंट कैल्साइन आयन है, एंशिएंट मेडिसिन में यूज होता था, ठीक है। फेरस लोहा भस्म पहले यूज होता था, ऐसा नाम रखा था लोहा भस्म। अब बात करते हैं फेरस सल्फेट। अब दो कंपाउंड्स के बारे में डिटेल, उसके एसेज सब देखते हैं, ठीक है। तो जिसपे अगर सिलेबस में आपने देखा होगा, जिस कंपाउंड के ऊपर स्टार है उसके ऊपर आपको ऐसे भी लिखना है सब चीज। और ऐसे होता क्या है, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड, जिसके बारे में हम जान रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसका क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करना, मीन्स उसका अमाउंट पता करना उस सब्सटेंस के अंदर, उसको बोलते हैं ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं मेन फेरस सल्फेट के बारे में, स्टार्ट करें, ठीक है। फेरस सल्फेट स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में शायद हम लोग, दैट इज नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग फेरस सल्फेट स्टार्ट कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, फेरस ग्लूकोनेट के बारे में, ठीक है। तो फेरस सल्फेट देख लेते क्या है। फेरस सल्फेट क्या होता है, यहाँ पर आयरन उसका आयरन इसमें प्रेजेंट होता है, फेरस नाम से समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या है फेरस सल्फेट का, FeSO4.7H2O, ठीक है, FeSO4.7H2O। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 278.02 ग्राम पर मोल। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका फॉर्मूला आपको गिवन है, इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर भी आपको गिवन है, प्लीज ये सब नोट करो, याद करो, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन देखते हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन और कमर्शियल प्रिपरेशन, ठीक है। तो प्रिपरेशन MOP देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लेबोरेटरी और दैट इज कमर्शियल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेबोरेटरी प्रिपरेशन से। लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या करता है, पहला है इसमें हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट को डिसॉल्व करते हैं किसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। फेरस सल्फेट मींस यहाँ पर, अच्छा सॉरी, फेरस सल्फेट हम लोग MOP पढ़ रहे, तो MOP मींस फेरस सल्फेट इस साइड आएगा ना, MOP मींस बना रहे फेरस सल्फेट को। तो कैसे बनेगा, आयरन को लेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, और हम लोग का बनता है रिएक्शन आपके सामने, जब आयरन को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे तो फेरस सल्फेट बनता है, और हाइड्रोजन इफर्बिसेंट होता है, मींस रिलीज होता है, इवॉल्व आउट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब होता क्या है, ये सबसे क्या होता है, एक ग्रीन क्रिस्टल फॉर्म होता है, और जो कि सेपरेट कर देते हैं फिल्ट्रेशन के द्वारा, ये आयरन सल्फेट हम लोग को क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाता है रूम टेम्परेचर पे। अब होता क्या, एक चीज इसमें प्रिकॉशन याद रखना है कि जब फेरस सल्फेट को एक्सपोजर टू एयर, मतलब अगर एयर के कांटेक्ट में लाए फेरस सल्फेट को एयर के कांटेक्ट में, तो होता क्या है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्राउनिश येलो फेरिक सल्फेट में, और एक ब्राउनिश का कोटिंग आ जाता है, पूरा फेरिक सल्फेट पे ब्राउनिश येलो कोटिंग आ जाता है, ठीक है। सो इसलिए हम लोग एयर से एक्सपोजर टू एयर प्रिवेंट करके रखते हैं, उसको रोक के रखते हैं कि उसको एयर के साथ एक्सपोज नहीं करना है। एक्सपोज कर दिया तो फेरस सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है फेरिक सल्फेट में, और येलो ब्राउन कोटेड हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज हो जाता है इजीली, इसलिए ऑक्सीडाइज ना हो इसलिए हम लोग प्रिवेंट करके रखते हैं, एक्सपोजर टू एयर के लिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है। तो MOP में हम लोग ने क्या पढ़ा, आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो तो आयरन सल्फेट मिलेगा, ठीक है, मींस फेरस सल्फेट मिलेगा। और ये इसके प्रिकॉशन से बात करते हैं कमर्शियल मैन्युफैक्चर के। लेबोरेटरी देख लिया, अब कमर्शियल देखते हैं। कमर्शियल में क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आयरन पायराइड्स लेंगे। आयरन पायराइड्स कहाँ से मिलेगा, जब ये हीप में जब पाइल करोगे, जब माइंस में आप देखोगे, माइंस में हम लोग को मिलता है आयरन पायराइड्स। आयरन पायराइड्स होते क्या है, जो नकली सोना बोलते हैं इसको, कि नकली मतलब सोना के कलर के जैसा होता है, तो उसको हम लोग, ये बिहार स्टेट में मिलता है आयरन पायराइड्स। तो आयरन पायराइड्स क्या करते हैं, हम लोग माइन से निकालते हैं, और जब ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं और वाटर के साथ लीच करते हैं, मीन्स वाटर के साथ लीच करेंगे, आयरन मॉइस्चर ऐड करेंगे और आयरन सल्फाइड लेंगे, इन तीनों में रिएक्शन होगा और आयरन सल्फेट फॉर्म होगा, और साथ में H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड भी फॉर्म होगा। तो यही लिखा है, द कमर्शियल ग्रेड्स ऑफ दिस सॉल्ट आर मेड बाय पाइलिंग आयरन पायराइड्स इन हीप्स एंड एक्सपोजिंग इट टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। मीन्स ऑक्सीडेशन कराएंगे ना, ऑक्सीडेशन होता है क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड नोन एज ऑक्सीडेशन। द मास इज लीज्ड विद द वाटर and dilute solution of ferrous sulfate is run into a large vents, ठीक है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और
फेरस सल्फेट हम लोग को मिल गया। तो दो रिएक्शन पढ़ा, एक लेबोरेटरी और ये कमर्शियल। क्लियर है, अभी तो कोई डाउट नहीं है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं स्क्रैप आयरन। स्क्रैप आयरन इज एडेड टू टेक केयर ऑफ एनी फ्री सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रेसिपिटेट एनी कॉपर आयरन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब मान लो आपके पास सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम लोग को कॉपर ये फेरस सल्फेट चेक करना है, लेकिन साथ में कॉपर भी रहा, तो क्या करेंगे हम लोग स्क्रैप आयरन डाल देंगे, जिससे वो कॉपर आयन जितने भी रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर उसको प्रेसिपिटेट कर देगा और जो भी सल्फ्यूरिक एसिड है, फ्री सल्फ्यूरिक एसिड, उसको केयर करेगा स्क्रैप आयरन। ठीक है, तो टेक केयर ऑफ एनी फ्री सल्फ्यूरिक एसिड, इसका ध्यान रखेगा और इसको प्रेसिपिटेट कर देगा कॉपर आयन को, जो भी एक्स्ट्रा प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है, कोई डाउट, एकदम कंफ्यूजन नहीं चल रहा है, क्लियर है। ठीक है, द लिक्विड इज कंसंट्रेटेड टू क्रिस्टल, कंसंट्रेट करेंगे और उससे क्रिस्टल्स बन जाएंगे हमारे फेरस सल्फेट के। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। तो प्रॉपर्टीज देखते क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो ऐसे कलर दिखता है, ये वाला, ये रहा, आपको क्रिस्टल्स दिख रहे हैं ना, तो ये होता है फेरस सल्फेट। तो ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन पाउडर टाइप होता है, और सलाइन स्टिप्टिक एंड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है। एस्ट्रिंजेंट मतलब कैसे होता है, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट मतलब थोड़ा एकदम अजीब सा टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है। ठीक है, मतलब वो एस्ट्रिंजेंट मतलब कॉन्ट्रैक्शन करा लेता है, वो कॉन्ट्रैक्शन जो भी माउथ में आप डालोगे तो माउथ को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कंस्ट्रिक्ट करता है, चमड़ी का, स्किन का कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो उसको बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। सलाइन स्टिप्टिक, फिर ये ओडरलेस होता है और एफ्लोरेसेंट इन ड्राई एयर। ठीक है, तो मतलब मुंह को ऐसे मतलब बोलते हैं ना, सुखा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंजेंट टेस्ट जैसा आता है। और क्रिस्टल ब्लूइश ग्रीन पाउडर है और ओडरलेस है और एफ्लोरेसेंट इन ड्रायर, मतलब ड्रायर में क्या करता है, एफ्लोरेसेंट होने लग जाता है। एफ्लोरेसेंट मीन्स वेपराइज होने लगता है धीरे धीरे। यहाँ तक क्लियर है फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे भी पढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट। When the crystals are slowly heated to 115 degrees Celsius, they disintegrate and loses most of their water of hydration। जो हम लोग ने पढ़ा FeSO4.7H2O, जो 7H2O है वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वो क्या होता है जब 115 डिग्री सेल्सियस पे चले जाए तब वो मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ हाइड्रेशन रिमूव हो जाए, तो उसको बोलते हैं, उसको फिर वो क्या बन जाता है, एनहाइड्रस बन जाता है। ठीक है, फेरस सल्फेट एनहाइड्रस बन जाता है जब इतने डिग्री पे उसको हीट करे तो। क्लियर है। सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, वेरी सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर, मींस काफी ज्यादा सॉल्युबल होता है बॉइलिंग वाटर में, और इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। तो कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग पढ़ते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली अल्कोहल में इनसॉल्युबल होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, आगे भी कंपाउंड पढ़ेंगे बहुत सारे जिसमें वो अल्कोहल में इनसॉल्युबल है लेकिन वाटर में सॉल्युबल है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, फेरस सल्फेट कंपोजिस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, जहां पर हम करते क्या है, चलो साउंड क्लियर नहीं हो रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जहां पर जो फेरस सल्फेट हमारा कंपाउंड है वो कैसे रिएक्ट करता है वो देख रहे हैं। तो ये रहा फेरस सल्फेट कंपाउंड, ये डिकम्पोज होता है किस किस कंपाउंड में, फेरिक, ये दैट इज फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर में डिसोशिएट हो जाता है। अब दूसरा रिएक्शन क्या है, लाइट के प्रेजेंस में, मींस फोटोलाइसिस में होता क्या है, फोटोलाइसिस में फेरस सल्फेट क्या करता है, रिड्यूस करता है मर्क्यूरी क्लोराइड टू मर्क्यूलस क्लोराइड। मतलब होता है जो ये मर्क्यूरी ये क्लोराइड है वो मर्क्यूलस ये क्लोराइड में कन्वर्ट कर दे रहा है फेरस सल्फेट हमारा। तो ये इसमें होता क्या है, मर्क्यूरिक टू मर्क्यूरस में कन्वर्ट करता है कौन, फेरस सल्फेट। तो कैसे काम आता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम आ रहा है फेरस सल्फेट। तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, और बात करते हैं व्हेन द फेरस सल्फेट रिएक्ट्स विद द सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन CO2 इज इवॉल्व। तो यहाँ पर देख सकते हो फेरस सल्फेट Na2CO3 रिएक्ट कर रहा है आपस में सोडियम कार्बोनेट के साथ, और क्या बना रहा है, ये फेरस कार्बोनेट बना रहा है, और ये फेरस कार्बोनेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फेरस हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, बस इसमें क्या होता है कि फेरस कैसे रिएक्ट कर रहा है आप वो देखो, वो बताता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या होते हैं, दो एसिड होते हैं, 2 एसिड फॉर फेरस सल्फेट। अब पहला एसिड देखते हैं, इसमें होता क्या है, रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट विद सल्फ्यूरिक एसिड।
दो ऐसे पर क्या होता है जहां पर फेरस सल्फेट का हम क्या निकाल रहे हैं, क्वांटिटी डिटर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी पता कर रहे हैं। तो रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम बाइसल्फेट, और क्या बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। सेकंड रिएक्शन क्या है, जहां पर फेरस सल्फेट, ये क्या है, रिएक्शन को ब्रेक करके बता रहा हूं, फिर एंड ऑफ दी ये रिएक्शन पे हम लोग ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो रहा है, स्लो जाओ थोड़ा। इसमें होता क्या, ऐसे हम पढ़ रहे हैं फेरस सल्फेट का, ठीक है। तो ऐसे पहला ऐसे हम देख रहे हैं जहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और सोडियम बाइसल्फ्यूरिक मीन सल्फेट बन रहा है, बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। पहला रिएक्शन ये। दूसरा रिएक्शन ये फेरस सल्फेट, और किस में ब्रेक हो रहा है, Fe2+ और सल्फेट आयन में, और जहां पर Fe2+ रिएक्ट करेगा फिरोइन के साथ, और फिरोइन क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ये आयरन फिरोइन, और रेड कलर का ये कंपाउंड होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये रिएक्शन है, फिर ओवरऑल रिएक्शन आपको यहाँ दिखा, ये तोड़ के मतलब ब्रेक करके रिएक्शन आपको एक्सप्लेन किया गया है। फिर क्या, फोर्थ, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डिसोसिएट करता है, जो सोर्स होता है Ce4+ का, मतलब इस वाले कंपाउंड से हम लोग को ये वाला कंपाउंड मिलता है जो चाहिए रहता है Ce4+, ठीक है। फिर रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ देख सकते हो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुआ, मेनली हम लोग को आयरन और ये चाहिए था। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, डिसोसिएशन और ऑक्सीडेशन को मिला के, रेडॉक्स को मिलाकर क्या हुआ, जहां पर आयरन सल्फेट रिएक्ट करता है ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ, ये वाला पूरा कंपाउंड है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, इसके साथ रिएक्ट करके ये पूरे कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ये पूरे आयरन फॉर्म करते हैं। तो ये रिएक्शन है ठीक है, सिंपल से। बेसिकली आपको करना है कि आपको रिएक्शंस याद रखनी, समझ के उसको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अब थियरी के थ्रू, एक्चुअल ऐसे देख लेते क्या है। Dissolve 2.5 gram of sodium bicarbonate in a mixture of 150 ml of water and 10 ml of sulfuric acid। तो अगेन सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब हम लोग ने क्या बना, एकदम सिंपल है, पढ़ के समझ में आ रहा है। 2.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लो, मिक्सचर में डालो, वो किसके, 150 ml वाटर के, और 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया। व्हेन ये जैसी, और फिर क्या होगा, इफर्बेसेंस आएगा, इफर्बेसेंस आते रहेगा, और इफर्बेसेंस जैसे स्टॉप होगा फिर ऐड करेंगे हम लोग 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस अंडर एग्जामिनेशन, एक्यूरेटली वेक शेक जेंटली टू डिसॉल्व एंड टाइट्रेट कर देंगे उसको, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ टाइट्रेट कर देंगे, यूजिंग 0.1 ml ऑफ फिरोइन सॉल्यूशन एज इंडिकेटर। तो हम लोग फिरोइन सॉल्यूशन लेंगे एज इंडिकेटर अंटिल द रेड कलर डिसअपियर्स। तो फिरोइन एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे, और कब तक करेंगे, जब तक रेड कलर हम लोग को डिसअपियर ना हो जाए, जो भी रेड कलर आया था उसको डिसअपियर ना हो जाए, तब तक उसको टाइट्रेट करते रहेंगे। तो हम लोग ने इसमें इंडिकेटर कौन सा लिया, फिरोइन, और हम लोग ने किसके साथ टाइट्रेट किया, सेरिक अमोनियम सल्फेट के साथ, और इसमें हम लोग ने क्या किया, 2.5 सोडियम बाइकार्बोनेट, 150 ml ऑफ वाटर एंड 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया, और उसको ही मतलब जेंटली, मतलब क्या करेंगे, इफर्बेसेंट निकलेगा, जैसे ही वो स्टॉप हो जाएगा तब उसमें ऐड करेंगे 0.5 ग्राम, जो भी हमारा सब्सटेंस है जो हम लोग को देखना है वो डालना है, 0.5 ग्राम वो डाल दिया, और फिर हम लोग उसको टाइट्रेट करेंगे सेरिक अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट के साथ, और रेड कलर एज ए इंडिकेटर हम लोग फिरोइन डालेंगे, जब तक वो, कब तक करेंगे टाइट्रेट, जब तक रेड कलर डिसअपियर ना हो जाए। फिर तीसरा पॉइंट है 1 ml ऑफ 0.1 सेरिक अमोनियम नाइट्रेट इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो हम लोग ये आपको याद रखना है, जहां पर 1 ml, ये कैलकुलेशन में काम आता है, जहां पर 1 ml 0.1 मोलार सेरिक अमोनियम नाइट्रेट किसके इक्विवेलेंट रहता है, फेरस सल्फेट के बराबर होता है, कितने ग्राम के, 0.02780 ग्राम के बराबर रहता है। तो यहाँ से हम लोग को कैलकुलेशन मिलता है, कैसे मिलेगा, जैसे मान लो कि टाइट्रेशन कर रहे हो, ब्यूरेट में हम लोग को रीडिंग पता चलेगी सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का, तो मान लिया 5 ml 6 ml, तो ये 6 ml कितने, किसके इक्विवेलेंट है, कितने ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट के बराबर है, वो हम लोग को पता चलता है, जहां पर 1 ml किसके बराबर है, 0.02 ग्राम के बराबर। तो 6 ml किसके बराबर होगा, 6 से मल्टीप्लाई करके, तो उतने ग्राम रहेगा। तो ये इसका इक्विवेलेंट, ये वाला चीजें आपको याद रखनी। नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट पढ़ते हैं, वही जो ऐसे अभी पढ़ा उसी को ये ब्रेक करके चीजों को अच्छे से समझाएं। डिजॉल्व 2.5 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन द मिक्सचर ऑफ 150 ml वाटर एंड 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये देख सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको ये कंपाउंड फॉर्म कर देगा, जहां पर CO2 निकलेगा, इफेबरसेंट होगा। और यही CO2 जब ये इवॉल्व आउट करके खत्म हो जाएगा तो हम लोग ऐड करेंगे 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, जो भी हम लोग को चेक करना है वे करके 0.5 करके उसको जेंटली उसमें डालकर शेक करेंगे, ठीक है, डिसॉल्व कर देंगे। और जहां पर ये देखो फेरस सल्फेट किस में ब्रेक हो रहा है, Fe2+ और सल्फेट आयन में। फिर क्या करेंगे, ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ये ब्रेक करेगा तो ये वाले कंपाउंड में ब्रेक होगा, और फिर ये आयरन फिरोन के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जो कि रेड कलर का होगा। जब टाइट्रेट कराएंगे तो रेड कलर डिसअपियर होगा, वो हमारा एंड पॉइंट रहेगा। तो 1 ml किसके बराबर होता है, 0.780 ग्राम के बराबर होता है आयरन सल्फेट के। क्लियर है ऐसे? अब ऐसे 2 देख लेते हैं। सिंपल ऐसे 1 थोड़ा सा 3-4 रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व है, बाकी कुछ नहीं, एक ही रिएक्शन है, उसको ब्रेक करके बताया तो ऐसा ज्यादा लग रहा है। बाकी सेकंड ऐसे बहुत छोटा है फेरस सल्फेट का, सल्फेट का सेकंड ये ऐसे बहुत छोटा है। तो ऐसे क्या है, एसिड बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप का ये ऐसे है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और फिर क्या करते हैं वो किसके साथ टाइट्रेट करते हैं, KMnO4 के साथ। अब ब्यूरेट में क्या रहेगा, KMnO4 वो सेल्फ इंडिकेटर का भी काम करेगा। 0.1 नॉर्मल लेंगे, 0.1 नॉर्मल KMnO4 लेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो करेंगे क्या, इसमें 1 ग्राम जो भी हम लोग को सब्सटेंस को एग्जामिन करना है वो 1 ग्राम लेंगे, डिसॉल्व करेंगे 20 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व कर दिया 20 ml के डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हमारा सब्सटेंस 1 ग्राम। फिर उसको टाइट्रेट करेंगे 0.1 नॉर्मल KMnO4 जो ब्यूरेट के अंदर प्रेजेंट रहेगा। और ये वाला कंपाउंड कहाँ पर प्रेजेंट होगा, कोनिकल फ्लास्क के अंदर। अब पूरा रिएक्शन ओवरऑल होता क्या है इसमें, जहां पर आयरन सल्फेट KMnO4 और H2SO4 रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म होगा, ये 4 कंपाउंड फॉर्म होंगे आपके सामने, K2SO4, MnSO4 और FeSO4 थ्राइस और Fe2SO4 थ्राइस और वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और यहाँ पर भी सेम कि ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KMnO4 किसके बराबर होगा, 0.0291 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। तो ये कैलकुलेशन में पार्ट होता है आगे। अब जब लिमिट टेस्ट भी पढ़ोगे, मतलब जब प्रैक्टिकल भी करोगे तो इससे समझेगा। और जब ऐसे अब पढ़ोगे, आप यूजेस देख लेते क्या है। तो सेकंड वाला छोटा है जहां पर एक ही रिएक्शन है और सीधा कैलकुलेशन वाला पार्ट दिया है, तो ये वाला छोटा पार्ट है, ठीक है। तो आप टाइम के हिसाब से लिखना, अगर टाइम रहेगा एग्जाम में तो आप वो बड़ा वाला लिख सकते हो, याद दोनों करके रखना। और जो छोटा वाला है अगर टाइम कम मिल रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो। ऐसे 2 ऐसे आपको बता दिया फेरस सल्फेट के। अब यूजेस पढ़ लेते सेम, अभी हिमैटिनिक्स में पढ़ रहे तो हिमैटिनिक्स का रोल निभाता है। फिर एक्सेस अगर ज्यादा लिया, हम लोग ने एक्सेस यूज किया, कंज्यूम किया, तो क्या होता है, जो GI ट्रैक है उसमें इरिटेशन कॉज होता है। तो ये अगर फेरस सल्फेट ज्यादा लिया तो GI ट्रैक में इरिटेशन कॉज होता है, ठीक है। तो ये हिमैटिनिक्स की तरह यूज होता है ओरल प्रिपरेशंस में, और आयरन के सप्लीमेंट की तरह भी काम आता है ये भी। और ये क्या करता है, जब ज्यादा डोज ले लिया तो GI ट्रैक को, म्यूकोजा लेयर को इरिटेट करता है। मींस इरिटेट मतलब क्या करेगा, वो एक्सट्रिंजेंट एक्शन भी परफॉर्म करेगा। एस्ट्रिंजेंट समझा, ये दैट इज इरिटेट करेगा गैस्ट्रिक म्यूकोजा में। इतना ही, अभी ज्यादा यूजेस याद मत रखना। यूजेस क्या है, हिमैटिनिक्स की तरह काम करेगा। ज्यादा डोज लिया तो GI ट्रैक को क्या करेगा, GI ट्रैक को जो म्यूकोजा लेयर है उसको इरिटेट करेगा। एंड सेकेंड थिंग क्या करेगा, एक्सेसिव यूज अगर किया तो वही GI ट्रैक को इरिटेट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब पता है एस्ट्रिंजेंट एक्शन भी होता है इसका। अब यहाँ पर लिखा है, आपको दिखेगा एस्ट्रिंजेंट एक्शन भी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे थोड़ा भी शॉर्ट भी वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, वो स्किन का क्या करता है, कंस्ट्रिक्शन करता है। मीन जहां भी छोटा मोटा कट लगा होगा ना तो उसको क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करके उसको स्टॉप करता है ब्लीडिंग को।
तो एस्ट्रिंजेंट एक्शन भी परफॉर्म करता है। गैस्ट्रिक, ये अगर ज़्यादा डोज में ले लिया तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इरिटेशंस भी कॉज करता है, और हिमेटेनिक्स की तरह भी काम करता है, और आयरन सप्लीमेंट की तरह भी काम करता है, जहाँ पर जो भी आयरन की कमी हो गई थी बॉडी में वो इक्वलाइज कर देगा। और क्या, बहुत सारे ओरल प्रिपरेशंस में भी काम आता है, जैसे टैबलेट्स हो गए, लिक्विड्स हो गए, ये सब के जो मार्केट होते हैं उस सब में भी काम आता है बनाने में, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है उसमें वो। तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में ब्रिंग अबाउट डीकलराइजेशन ऑफ टीथ, मींस जो टीथ में अगर कांटेक्ट में आ गया फेरस सल्फेट तो कलर, ये टीथ को क्या करता है, डीकलराइज्ड कर देता है, स्ट्रेन कर देता है, येलो कर देता है, स्ट्रेन कर देता है। तो इसलिए इसको ये टीथ पे कांटेक्ट में नहीं लाना है, ठीक है। तो ये सब इसके यूजेस, मतलब उसके प्रिकॉशंस ये सब दे रखे। तो फेरस का ग्लूकोनेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो फेरस ग्लूकोनेट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, दैट इज कहाँ तक, फेरस सल्फेट तक। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं पूरा लेक्चर, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा समरी ले लेते स्टार्टिंग से एकदम। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। हिमेटेनिक्स क्या होता है हम लोग ने वो पढ़ा। हिमेटेनिक्स क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, एनीमिया को ट्रीट करने में काम आता है। एनीमिया क्या होता है, ब्लड लॉस के कारण होता है, जहाँ पर आरबीसीज का प्रोडक्शन डिस्ट्रक्शन में डिस्टर्ब हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। और किसकी वजह से होता है, ब्लड लॉस के कारण, इम्पेयर्ड आरबीसी फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा, 2 अल्फा 2 बीटा चेन, ठीक है। फिर आयरन के बारे में पढ़ा, लोहा भस्म के बारे में थोड़ा हिस्ट्री बहुत जाना, ब्लड स्पिल्स के बारे में जाना, आयरन मेटाबॉलिज्म, आयरन ब्लड में प्रेजेंट होता है कब पता चला, 1713 में। फिर फेरस सल्फेट कंपाउंड के बारे में हम लोग डिटेल पढ़े। फेरस सल्फेट जहाँ पर उसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट और प्रिपरेशन देखें। प्रिपरेशन में लैब का प्रिपरेशन सिंपल है, आपको दिख रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड में डालो आयरन को, सीधा हम लोग को मिल जाएगा फेरस सल्फेट। और उसका प्रिकॉशन देख रहे हैं कि उसको एक्सपोजर टू एयर को हम लोग को प्रिवेंट करके रखना है, नहीं तो वो ब्राउनिश येलो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और कमर्शियल में हम लोग देखे, आयरन पायराइड से हम लोग ये क्या बना रहे हैं, फेरस सल्फेट बना रहे हैं, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करवा के। फिर स्क्रैब आयरन का यूज देखा कि स्क्रैब आयरन किसके काम आता है, जो भी कॉपर आयन है उसको प्रेसिपिटेट कर देता है, और कोई भी जो भी सल्फ्यूरिक एसिड है फ्री, उसको केयर करके रखता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखता है। और क्या करता है, जो भी लिक्विड है उसको कंसंट्रेट करके क्रिस्टल्स फॉर्म बन जाते हैं। ये रहा आपका क्रिस्टल्स, ब्लूइश ग्रीन, सैलाइन स्टिप्टिक, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट आता है, ओडरलेस होता है, एफ्लोरेसेंट इन ड्राई आइज। ये चीज़ें प्रॉपर्टीज है ना, आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, क्योंकि सिंपल है। ये सॉल्युबिलिटी देखते हैं, वाटर में हाईली सॉल्युबल है, बॉइलिंग वाटर में भी वेरी सॉल्युबल है, और अल्कोहल में इनसॉल्युबल है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बात करते हैं जो भी इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे ना, वो मोस्टली इनसॉल्युबल है अल्कोहल में, और बाकी सॉल्युबल होता है वाटर में। इसमें क्या करेंगे, जो भी क्रिस्टल है अगर इसको हीट किया, मीन्स 115 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया रहा, तो उसका जो ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन है वो लॉस हो जाता है, ये पढ़ा। फिर हम लोग ने और क्या पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जहाँ पर फेरस सल्फेट का रिएक्शन देख रहे हैं, ये सब कंपाउंड में ब्रेक होता है। फिर हम लोग ने फोटोलाइसिस रिएक्शन पढ़ा। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन पढ़ा। फिर हम सीधा ऐसे पे आते हैं कि ऐसे क्या करता है। इसमें हम लोग ऐसे कैसे पता करेंगे, यहाँ पर 4 रिएक्शंस हो रहे, होता है एक ही रिएक्शन है, उसको ब्रेक करके आपको बताया। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फिर फेरस सल्फेट खुद ब्रेक कैसे होता है, इस आयरन में ब्रेक होता है, और वो फिरोइन के साथ क्या करता है, इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके रेड बन जाता है। अब क्या होता है, जो फेरिक अमोनियम नाइट्रेट है उसके साथ क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे, और ये रहा उसका रिएक्शन, इस कंपाउंड में ब्रेक होता है। फिर यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शंस भी हो रहे होते, और ये पूरा ओवरऑल रिएक्शंस आपको सामने दे रखा है। फिर ये रहा पूरा डिटेल, आप रीड करोगे समझेगा कितने ml में क्या कितने ग्राम लेना है, वो आपको लिखा गया है, ठीक है। वही चीज़ है, रिएक्शन को ब्रेक करके समझाया गया है, रीड करोगे, एक दो बार रीड करो चीज़ों को तो आपको समझेगा। सेकेंड ऐसे भी दे रखा है, सेकेंड ऐसे सिंपल है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, केमिनोफोर और H2SO4 और फेरस सल्फेट को मिक्स करते हैं। केमिनोफोर एज अ सेल्फ इंडिकेटर भी काम कर रहा है और ब्यूरेट के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका अगर पॉइंट ईच ml किसके बराबर होता है,
0.0291 ग्राम के बराबर होता है। ये कैलकुलेशन में काम आता है। ऐसे समझा, यूजेस में बस हिमेटेनिक्स का काम आता है, आयरन सप्लीमेंट की तरह काम आता है। एक्सेसिव यूज किया तो जीआई ट्रैक्ट को इरिटेट करेगा, इसका एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज भी है थोड़ा बहुत। ओरल प्रिपरेशंस में ये सब में यूज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। और फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डी कलराइजेशन भी कर सकता है, मीन टीथ को खराब भी कर सकता है अगर कांटेक्ट में आया तो, मीन्स डी कलराइज कर सकता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये फेरस ग्लूकोनेट नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी वीडियो समझाई कि नहीं, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, हाफ एन आवर हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फेरस ग्लूकोनेट के साथ। और फेरस सल्फेट इस वीडियो में हम लोगों ने किया क्या, इंट्रोडक्शन भी देखा और साथ में हम लोग ने फेरस सल्फेट कंप्लीट भी किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेरस ग्लूकोनेट भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। समझा है कि नहीं कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, बाय, नए टॉपिक के साथ।